हेलो वेलकम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ APS ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਕਾਈ 836 ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ UK ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ PSC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, पर होर भी मैं अगे दस दियाँ कि पंजाब, UP ते हिमाचल दे जिहड़े ऑबजरवर भी ने ते पूरे पार्टी दे कैंपेन्स नूं देखदे ने या जिन्हां नूं प्रभारी कहने आपां ओह ने। तुहानूं मिलाउण जा रहे हां असीं संजय सिंह जी दे नाल। नमस्कार जी, की हाल चाल है? बढ़िया, ठीक ठाक हो जी। दोस्तों, हालांकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ UK ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂगे ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। संजय जी, आपका स्वागत है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच में। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। हाउ यू सी पंजाब, a place to practice something good or just a cupcake to enjoy power and politics like other political parties? नहीं, पंजाब का अगर आप इतिहास देखेंगे तो पंजाब का इतिहास बहुत ही गौरवमयी इतिहास है जिससे पूरा देश सीखता है। पंजाब का इतिहास अगर देश की आज़ादी के आंदोलन में देखेंगे तो पंजाब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम से जाना जाता है। पंजाब जलियांवाला बाग कांड में अपनी शहादत देने वालों के नाम से जाना जाता है। पंजाब शहीद उधम सिंह के नाम से जाना जाता है। एक गौरवमयी इतिहास पंजाब का है। अंडमान निकोबार की जेल में जाके देखेंगे तो वहाँ उत्पीड़न सहने वाले, वहाँ पर यातना सहने वाले अंग्रेज़ों की, उसमें भी आपको पंजाब के लोग मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे। तो देश की आज़ादी में इतना बड़ा गौरवमयी इतिहास। उसके बाद अगर आप पंजाब को विकास के हिसाब से देखेंगे, तरक्की के लिहाज से देखेंगे, तो पंजाब की हालत देश के सबसे प्रमुख राज्यों में थी। पंजाब हाँ थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे और आपसे चर्चा करनी है कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखते थे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब बचपन में मैं किताबों में पढ़ता था देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन, तो पढ़ता था पंजाब। देश का नंबर 1 का राज्य कौन, तो पढ़ता था पंजाब। देश का सबसे कृषि प्रधान राज्य कौन, तो पंजाब। तो हर एक क्षेत्र में पंजाब नंबर 1 होता था। तो देश के दूसरे हिस्से के लोग समझते थे कि हम भी पंजाब जैसे हो जाए, हमारी भी तरक्की पंजाब जैसी हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ की राजनीति ने पंजाब को बदहाली के कगार पे पहुँचा दिया। आज पूरे दुनिया में पंजाब के लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो US हो, हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन खुद पंजाब जो है वो धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से, और ख़ास तौर से पिछले 7-8 सालों में बादल की और कांग्रेस की जो सरकार है उसने पंजाब को बदहाली की कगार पे पहुंचा दिया। उसने पंजाब को नशाखोरी के चपेट में पहुंचा दिया। उसने पंजाब में आज ये हालत पैदा कर दी कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। उसने पंजाब को रेत माफियाओं के शिकंजे में फंसा दिया। उसने पंजाब को ऐसी जगह बना दी जहां महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। पंजाब को लाखों करोड़ रुपए के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में डुबा दिया। तो पंजाब को बदहाली की कगार में पहुंचाने के लिए यहाँ के नेता सीधे तौर पे, और अगर हम कहें तो बादल की सरकार जिम्मेदार है। जिस सरकार के मंत्रियों का नाम अगर नशाखोरी के मामले में आएगा तो पंजाब की क्या हालत होगी वो समझ सकते हैं आप। मैं पूरे पंजाब की यात्रा पिछले दिनों मैंने की, करीब 22 जिलों में गया, लोगों से मिला, संपर्क किया। बहुत ऊर्जा है लोगों में, बहुत उत्साह है। आम आदमी पार्टी के प्रति एक झुकाव है। लोग बदलाव चाहते हैं इस सड़ी गली व्यवस्था से, लेकिन उनके सामने आज एक डर और भय भी है। वो यहाँ पे लोग आपस में चर्चा करते हैं कि पंजाब में पर्चा और खर्चा की सरकार चल रही है। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले साहब अगर कोई किसी को मनाना होता है बादलों को तो पहले खर्चा देते हैं, और खर्चा नहीं मानते, खर्चे से नहीं मानता तो पर्चा कटा देते हैं, मुकदमे लगवा देते हैं, धाराएं लगा देते हैं। तो ये हालत पंजाब की पहुंचा दी है। मुझे लगता है कि
अब पंजाब के लोग एक बड़ा बदलाव करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ मिलके पंजाब की पूरी राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए झाड़ू लगाएंगे। संजय सिंह जी, आपने जैसे इतिहास की बात की, आपने काफ़ी पंजाब के योद्धाओं के नाम लिए। अगर हम देखें कि पंजाब में मुगलों से लेके मोदी तक लोगों ने हमेशा क्रांति का साथ दिया। पूरे देश में जब मोदी जी की लहर चल रही थी उस वक्त भी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से को 4 जो एमपीज बना के पार्लियामेंट में भेजे। देखिए, आपसे मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, 430 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे और लगभग 400 जगहों पे हमारी जमानतें जब्त हो गई। ऐसे समय में जब हमको लोग कहते थे कि ये तो जमानत जब्त पार्टी है, ये पार्टी ख़त्म हो गई और अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे समय में पंजाब ने हमारा साथ दिया। 4 सीटें, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से चुन के गए और लोग मजाक में कहते भी हैं कि हमसे किसी ने पूछा कि ये 543 में आपके 4 जाके क्या करेंगे, तो मैंने कहा भ्रष्टाचारियों को कंधा देने के लिए 4 ही काफ़ी है। तो अब ये एक यहाँ के जो 4 एमपी हैं वो भी अच्छा पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो पंजाब ने निश्चित रूप से उस समय हमारा साथ दिया जब पूरे देश ने हमें अस्वीकार किया और मोदी की लहर में। लेकिन जो बात ये है कि पंजाब के लोग तो क्रांति का हमेशा साथ देते हैं। 2017 में भी पंजाब के लोग क्रांति का साथ देने के लिए रेडी हैं। आपके पास ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जो पंजाब को संभाल सकते हैं, या आपके पास कौन से ऐसी कोई टेंजेंट आपके पास सॉल्यूशंस हैं? क्योंकि जो आपने बताई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये इनसे हम सभी जितने भी पंजाब में या पंजाब से बाहर रहते हैं वो इन सब बातों को जानते हैं। इनका इलाज क्या है? देखिए, इनका इलाज सीधा सीधा वही है जो हमने दिल्ली में किया। पूरे देश में मोदी की लहर थी, 282 सीट मोदी जी जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीते थे, हरियाणा जीते थे, झारखंड जीते थे, जम्मू कश्मीर में 25 से ज़्यादा सीटें आई थी, तो एक माहौल उनके पक्ष में था। लेकिन दिल्ली में हमने क्या किया? दिल्ली में हमने जनता के मुद्दों की बात की। पॉलिटिक्स किस लिए है? पॉलिटिक्स क्या तय करती है? विधानसभा तय करती है हमारे बच्चे की स्कूल की फीस क्या होगी, हमारे लिए बिजली कैसे मिलेगी, हमारे लिए पानी कैसे मिलेगा, हमको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेंगी। तो पॉलिटिक्स तय करती है पॉलिसीज़ को, नीतियां तय करती है। थाने में जो लोग रहेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे, रिश्वत लेंगे, ये सब राजनीति तय करती है। तो हम मुद्दों की बात पंजाब में करेंगे। और पंजाब के मुद्दे क्या हैं आज की तारीख में? नशाखोरी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, रेत का माफिया यहाँ हावी है, यहाँ केबल का माफिया हावी है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का माफिया हावी है, यहाँ जमीन का माफिया हावी है। हर क्षेत्र में एक तरह से माफिया राज चल रहा है और ये सारा माफिया राज एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और माफियाओं के साथ। तो पूरा का पूरा जो ये धंधा चलता है ये पंजाब के नेताओं, अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ से चल रहा है, उसको हम तोड़ने की बात करते हैं। आज किसानों का मुद्दा है पंजाब में। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो भी बातें बोल रहे हो बिल्कुल सही हैं, बट इफ वी कैन से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट पावर इन पंजाब विदाउट expressing, without addressing Sikh issues. If you see, there are plenty of issues, riparian law, riparian state issue and political prisoners issue. पंजाब में अभी बापू सूरत सिंह नाम के जो बुजुर्ग हैं वो 85 साल की उम्र में अभी बैठे हैं, 150 दिन से ज़्यादा हो गए उन्हें भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए, जो लोग अपनी सज़ा काट चुके हैं, जो भारतीय संविधान ने या कोर्ट ने सज़ा दिया वो सज़ाएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं इसको एक एक करके क्लियर करूँ? जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि हमने मुद्दों की बात दिल्ली में भी की थी, मुद्दे की बात पंजाब में भी करेंगे। अब आपने सिख इश्यूज की बात की, सिख इश्यूज पे बेसिकली पंजाबी इश्यूज, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हें सिख इशू बना दिया गया, लेकिन पहले तो ये पंजाब के इशू थे। मैं कह रहा हूं कि आप सिख इश्यूज के अगर ऊपर बात करेंगे तो 30 साल से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से। अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले भी वैसा झूठ बोले, हम बिल्कुल झूठ बोलने वाले नहीं हैं। हम काम करके दिखाने में यकीन रखते हैं। 30 साल से जिस मामले में न्याय नहीं मिल रहा था उसमें एसआईटी का गठन आम आदमी पार्टी ने किया। जिस 84 की बात आप कर रहे हैं, 84 के लिए अभी दिल्ली की सरकार ने हर परिवार को 5-5 लाख रुपए पीड़ितों को देने की बात कही दिल्ली के अंदर, जिसका ऐलान राजनाथ सिंह जी ने किया था, फिर पलट गए बीजेपी वाले।
उस पर अकाली दल भी खामोश से नहीं बोलते। सुनने में ये भी आया कि जो राजनाथ जी ने ऐलान किया था, वो इलेक्शन के दौरान किया था, वो सिर्फ 21 लोगों को चेक दिए, उसके बाद चेक ही नहीं दिया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हमने तो सारी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उनका सबको 5-5 लाख रुपए की मदद करने की बात कही है। सवाल ये नहीं है, इससे भी बड़ी बात है कि 30 साल से एक इतने बड़े मामले में अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है, परिवार धक्के खा रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? बहुत सारे लोग तो इस दुनिया से चले गए, उनको न्याय नहीं मिला। तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने SIT बनाई। हमारा अपना मानना यह है कि पंजाब में आज मुद्दे अगर प्रमुखता से उठाए जाएं, पंजाब का नौजवान आज नशाखोरी की चपेट में है, किसानों की हालत बदतर है, यहाँ पे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या, ये जो समस्याएं हैं इनको राजनीति के केंद्र में लाना पड़ेगा। आज कोई भी थाने में पंजाब के अंदर जाता है तो उसको लगता है पाकिस्तान की धरती में आ गया हूं। इस तरह से उसके साथ पुलिस वाले व्यवहार करते हैं। लोगों के मन में पुलिस का एक डर बना हुआ है यहाँ पे, इसको निकालना पड़ेगा लोगों के दिमाग से। और वो कौन निकाल सकता है? एक साफ सुथरी राजनीति के माध्यम से उसे निकाला जा सकता है। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अब पंजाब के लोग मुद्दों के नाम पे राजनीति में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आप ये देखिएगा कि वो मुद्दे राजनीति के केंद्र में आम आदमी पार्टी लेके आएगी। फुल्का साहब ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी 84 से लेकर अब तक हमारी पार्टी में। खालसा साहब का योगदान किस तरह का रहा है आप सारे लोग जानते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे। हम भगवंत मान हमेशा यहाँ के मुद्दों को उठाते रहते हैं। गांधी साहब हैं, वो हमेशा मुद्दों को उठाते रहते हैं। हमारे प्रोफेसर साधु सिंह जी हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे जो छोटेपुर जो पंजाब के कन्वीनर हैं, वो आप देखिए कि एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। तो बड़े अनुभवी चेहरे हमारे सामने हैं, बहुत ही जो यहाँ के ज़मीन को समझते हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, वो चेहरे हमारे पास हैं। हमारे पास कोई एक बादल का चेहरा नहीं है। जो चेहरा आज आप ये कहें तो कई चीज़ों से घिरा हुआ है, जो चेहरा आज दागदार हो चुका है, वो चेहरा हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो चेहरे हैं वो पंजाब की राजनीति में पैठ रखने वाले, यहाँ की जमीन को समझने वाले चेहरे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के कुछ एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें निर्मल बाबा की तरह मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो दिखाई दे रही है। तो दे आर नॉट दैट मच आम, और यू कैन से दे आर बिकमिंग खास, क्योंकि जो दिल्ली से आपके लीडर आते हैं, ऐसा भी जो लोगों का रिएक्शन है वो है कि दिल्ली से जैसे अभी आप आए हो कि आप डायरेक्टली लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, जैसे आपके जिला कन्वीनर्स हैं या जो आपके जिला लेवल के आपने लेवल पे जितने भी लोग बनाए हैं, उन लोगों को आप डायरेक्टली मिलते हो या आप एक कैसा प्रोसेस है? एकदम निराधार बात है ये जिसने भी आपसे कहा है। जैसे ही मैं पंजाब में आया, यहाँ पर एक पूरी टीम हमारे साथ काम कर रही है। हमारे साथ पंजाब के सह प्रभारी के रूप में दुर्गेश जी काम कर रहे हैं। 117 असेंबलीज में डायरेक्ट वॉलंटियर से जाकर उन्होंने मुलाकात की अपनी टीम से। नरेश यादव जी हमारे साथ हैं, प्रकाश हैं जो हमारी टीम में हैं। मैंने खुद पंजाब आते ही ये रेगुलर मीटिंग हर महीने सारे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स के साथ, सारे लोगों के साथ मैं मीटिंग करता हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ। और मैंने खुद पूरे पंजाब की यात्रा की। हमने 22 जिलों की एक जो विधानसभाएं हैं वहाँ यात्रा की। इतनी बड़ी बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ यात्रा। तो और कैसे सीधे संवाद किया जाता है? जनता से बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना समझा। जैसे हमने डेली डायलॉग चलाया था, वैसे ही हम पंजाब डायलॉग चलाएंगे। पंजाब के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, उसके आधार पर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। हम सिर्फ झूठे वादे करने में यकीन नहीं रखते। दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी, उंगली की स्याही नहीं मिट पाई थी, उसके पहले हमने बिजली का दाम आधा कर दिया, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगा दिए बसों में, हमने 4000 बसों में सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति, अभी उसका आदेश हो गया, वो हो गया। तो बहुत सारे काम। करप्शन आज दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तरों में किसी की हिम्मत नहीं है 1 रुपए किसी से रिश्वत मांग ले। हर काम वहाँ पे लोगों के, कर्मचारियों में डर पैदा हो गया। केजरीवाल जी के पास कोई वीडियो लेके पहुंच जाएगा, FIR हो जाएगी, उन पे कार्रवाई होगी। 35 अधिकारियों को, कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, 152 को सस्पेंड किया गया। ये हालत है। जब हम दिल्ली ठीक कर सकते हैं 3 महीने 4 महीने के अंदर, पंजाब में मौका मिलेगा। पंजाब की जितनी भी ये सड़ी गली व्यवस्था है, ये माफियाओं का जो राज चल रहा है, ये माफियाओं का राज यहाँ खत्म होगा। एक ईमानदार, साफ सुथरी
राजनीति होगी। पंजाब का जो गौरवमयी इतिहास है वो वापस लाना हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। संजय जी, ये बात तो हम दर्शकों को भी बता सकते हैं, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखें जो पिछली इलेक्शंस हुई हैं 2014 में जो एमपी के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पंजाब के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिना किसी के कहे या बिना किसी के बुलाए ऐसे सपोर्ट नहीं किया जैसे आम आदमी पार्टी को किया। नहीं, हम ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खुले तौर पे मान रहा हूँ आपकी बात को कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था जब हम पार्लियामेंट में जीते। 4 सीटें आ गई, हम लोग खुद चौकन्ने थे कि कैसे इतनी बड़ी सफलता यहाँ पे मिली। हमारा कोई संगठन नहीं था, कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे लोग जुटे और यहाँ हम लोग अच्छे से जीत के आए। तो मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, यूथ यहाँ का पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ का किसान वर्ग, महिलाएं, उनको सबको एक उम्मीद है कि साफ सुथरी राजनीति करने वाले कुछ लोग आए हैं जो पंजाब की हालत को बदल सकते हैं। मैं आपको एक बात और बतानी चाहता हूँ। पिछले समय में पंजाब की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जो कदम उठाने की कोशिश की है कि पंजाब में ड्रग है जो इशू है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका जो आम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है वो उल्ट गया है। यानी कि आप बोल सकते हो कि वो दूसरी तरफ गया। रीज़न ये है कि जो लोग कोई थोड़ा बहुत नशा करते हैं, छोटा बहुत नशा लेते हैं, उन्हें पकड़ के जेलों में दे दिया गया। उनके ऊपर केस हो गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, उन्हें अभी सजाएं होंगी। तो एक तो वो विक्टिम थे ऑलरेडी, जो लोग पहले ही नशा करने लगे किसी भी रीज़न के कारण, और ऊपर से उनके ऊपर केस हो गए हैं, वो जेलों में चले गए, उनके माँ बाप पीछे घरों में परेशान हैं और उनका फाइनेंशियल क्राइसिस और हो गया। तो इसके लिए आपके पास कोई है टेंजेंट? देखिए, देखिए पंजाब की नशाखोरी की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है, इस पूरे मामले में मजेठिया का नाम आया था जो सरकार के मंत्री हैं। जब सरकार के मंत्री खुद नशाखोरी के धंधे में शामिल होंगे तो कैसे नशाखोरी की समस्या समाधान हो सकता है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर बना के जो नशाखोरी की चपेट में है उनको, नौजवानों को सही लाइन पे लाना पड़ेगा, और जो नशाखोरी का धंधा चल रहा है उसको बंद कराना पड़ेगा। दोनों काम पैरेलल करने पड़ेंगे। आप हमारी सरकार का चरित्र देखिए, जब गुरुद्वारे में तंबाकू ले जाना हराम है, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर पूरी तरह से तंबाकू बैन करने का आदेश किया। पूरी टोबैको लॉबी लग गई, फिर वो कोर्ट से गए, ऑर्डर लेके आए। लेकिन हम किस तरह से नशाखोरी के खिलाफ हैं, हम किस तरह से ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं, तो हम प्रतिबद्ध हैं और उसको करके दिखाएंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे बनने चाहिए जहां पे नौजवानों को रिहैबिलिटेट किया जाए। सिर्फ जेल में भेजने से समस्या का समाधान नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। आप कोई नशाखोरी की चपेट में आ गया, उसको उठा के जेल में डाल दोगे, उससे नहीं। जो धंधेबाज हैं, जो इस धंधे को कराने वाले लोग हैं, उनको उठा के जेल में डालो। जो नौजवान इसकी चपेट में आ गया उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालो, उसको ठीक करके उसके घर वालों को पहुंचाओ। दोस्तों, साडी गलबात चल रही है संजय सिंह जी ਦੇ ਨਾਲ, जो कि आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2017 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, मैं पंजाबी दे विच ही पुछ लूँ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they are concentrating more in Delhi. Is he really interested in Punjab or not? ज़बरदस्त तरीके से इंटरेस्टेड है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली उन्होंने जीता, दिल्ली में हमारे ऊपर सबसे बड़ा टैग क्या था? ये लोग भाग गए, 49 दिन में चले गए, इस्तीफा दे दिया। तो अभी दिल्ली को प्राथमिकता देना जरूरी था। दिल्ली में जो मुद्दे थे किसानों के, उसको हमने हल किए। देश में सबसे बड़ा मुआवजा केजरीवाल जी ने दिया है, 20,000 रुपये एकड़ फसल बर्बादी का मुआवजा, लगभग 50,000 रुपये हेक्टेयर। पंजाब के अंदर लोगों को
आज तक फसल बर्बादी का मुआवजा नहीं मिला। तो हम काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन पंजाब पे अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है। इसमें हम लोग लगाए गए हैं, पूरी तरह से यहाँ पे समय दे रहे हैं, पूरी टीम लगाई गई है। जल्द ही यहाँ हम ग्रास रूट लेवल तक अपना संगठन बनाने जा रहे हैं। 2 महीने में पंजाब के हर बूथ पे हमारा 10 यूथ तैयार होगा, एक कमेटी हमारी बनेगी बूथ लेवल की। इसके अलावा असेंबली लेवल पे 3-3 असेंबलीज को मिला के कमेटियाँ बनेंगी, जोनल लेवल पे कमेटियाँ बनेंगी, स्टेट लेवल पे हमारी कमेटी है, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। यूथ की विंग, महिला की विंग, फार्मर्स की विंग, एक्स आर्मी मैन की विंग, स्टूडेंट्स की विंग, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हम 2 महीने 3 महीने के अंदर एक फुल ऑर्गेनाइजेशन पूरे स्टेट के अंदर खड़ा कर लेंगे। और जब हमारा पूरा स्टेट पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सभाएं, रैलियां, उनके कार्यक्रम, ये हम सारे लोग आयोजित करेंगे। पूरी की पूरी लीडरशिप का, पूरे आम आदमी पार्टी की जितनी लीडरशिप है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सारे मेंबर्स का, नेशनल एग्जीक्यूटिव्स के मेंबर्स का पूरा फोकस और ध्यान पंजाब के ऊपर है। और पंजाब में झाड़ू चलने जा रही है इस बार। यहाँ की गंदी राजनीति को साफ करेंगे लोग। यहाँ आपको इस बात का ज्ञान है कि ऐसे दावे बीजेपी ने किए थे, लेकिन बीजेपी आज भी पंजाब में रूट लेवल तक नहीं जा सकी। पंजाब के रूट लेवल तक अगर कोई पार्टी पहुंची है, वो या तो कांग्रेस है या फिर अकालीज है। और अकाली दल के साथ आपका सीधा एक तरह की सीधी टक्कर होने वाली है अकाली दल बादल के साथ। उसके लिए आप मेंटली और सभी तरीके से प्रिपेयर हैं? हम हर तरह से तैयार हैं, क्योंकि आपने बोला है कि झाड़ू चलाने के, लेकिन पंजाब में आपने बोला है कि पर्चे और खर्चे की सरकार है, इसके साथ डंडे और पुलिस की सरकार। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, उसके सबके लिए हम तैयार हैं, हर तरह का उत्पीड़न झेलने के लिए तैयार हैं, लाठी भी खाने को तैयार हैं और बादल साहब की जेल में भी जाने को तैयार हैं। उससे कहीं डरने और पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आपने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल, ये तीनों पार्टियां एक जैसी हैं, इनका तीनों का चरित्र एक जैसा है। कांग्रेस ने पंजाब के लोगों के साथ क्या किया, ये पूरा पंजाब भूल सकता है क्या? यहाँ पे फेक एनकाउंटर, झूठे केस, सारा कुछ किया है। फेक एनकाउंटर, झूठे केस, कितना कितना भ्रष्टाचार, कितना कितना यहाँ पे लोगों को मरवा दिया गया, सारा कुछ इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब अकाली दल की आप बात करेंगे, तो अकाली दल को लोग आज देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह की हालत है बादलों की, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रखा है। मैं बाजारों में गया, मीटिंगों में, सभाओं में गया, लोगों से बातचीत की, बोले साहब थाने में जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, तहसील में जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, अस्पताल में जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, आरटीओ में जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, पासपोर्ट बनवाने जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, घर में बच्चा पैदा हो जाए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाओ रिश्वत देनी पड़ती है, बाप की मौत हो जाए मरने का भी प्रमाण पत्र बनवाने जाओ रिश्वत देनी पड़ती है। बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। विकलांग का पेंशन बनवाना हो रिश्वत देनी पड़ती है, वृद्धा का पेंशन बनवाना हो रिश्वत देनी पड़ती है। हर काम में, हर चीज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इससे लोग तंग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। वो एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति को लेके आई है, जहां हम जनता के मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं उसको कम करना चाहते हैं। मैं शॉर्ट में एक बात पूछना चाहता हूं। 4 आपके एमपीज बनाए हैं लोगों ने पिछली इलेक्शन में, उन 4 एमपीज ने इतने 1-1.25 साल में कुछ करके दिखाया लोगों के लिए? जबरदस्त करके दिखाया। आप भगवंत मान के इलाके में जाके आप खुद से वेरीफाई कीजिए ना, उन्होंने क्या काम करके दिखाया है, किस तरह स्कूलों में काम किया, किस तरह से जनता के मुद्दे वहाँ अपने क्षेत्र के अंदर उठा रहे हैं, किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आप इसका एक आकलन कीजिए और अकाली दल के एमपीज का भी कीजिए। कभी उनकी आवाज़ अगर आपने पार्लियामेंट में सुनी हो तो मुझे बता दीजिए। भगवंत मान को तो आपको किसानों के मुद्दे पे भी सुनने को मिल जाएंगे, गांधी जी मिल जाएंगे सुनने को, साधु सिंह जी बोल जाए, लेकिन कभी इनकी भी बात सुनी हो तो आप बताइए। तो मेरा ये कहना है कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, मुद्दों का समाधान करने में यकीन रखते हैं। अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनकी असलियत खुल चुकी है। मोदी जी का 1 साल का क्या हाल है, 1 साल के अंदर आज उनकी पूरी असलियत सामने आ गई। कहते थे काला धन लेके आएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। 1 साल से हम लोग परेशान थे, काला धन कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। अब पता चल गया कहाँ आ रहा है। काला धन आ रहा है वसुंधरा राजे के बेटे के खाते में, दुष्यंत सिंह के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ललित मोदी के द्वारा। तो काला धन ला रहे हैं मोदी जी उनके नेताओं के खाते में। 1 साल में मोदी जी की असलियत ये खुल गई है कि देश कंगाल, जनता बेहाल,
पूंजीपति मालामाल। क्या बात है जी, देश कंगाल पूंजीपति मालामाल, ये बात तो बिल्कुल लोगों के सामने ही है। संजय जी, आपने बातें की, आपने बताया कि एमपीज़ ने भी काम किया है। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू समथिंग, इफ़ यू आप पढ़ते होगे न्यूज़पेपर, एवरी डे, एवरी अदर डे यू कैन सी अ वर्स एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन व्हेन यू डोंट वांट टू लिव। किसान पंजाब में आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे, पंजाब में आके गए हैं, और इस पे बयानबाजी काफ़ी होती है। आपके पास कोई ऐसा प्लान है, या आप क्या किसान, क्योंकि किसान की वोट बहुत मैटर करती है। बिल्कुल वोट मैटर करती है। किसान के लिए आपके पास क्या ऑफर करने के लिए और आप देखिए कि किसान के लिए कितना बड़ा वादा मोदी सरकार ने किया था। उन्होंने कहा था जो फसल का दाम होगा उस पे 50% मुनाफा हम देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। राइट। कोई मुनाफा नहीं दिया जा रहा है। 50 रुपए फसल का दाम बढ़ाया अब इस बार, जो उनका लागत मूल्य है उस पर 50 रुपए का समर्थन मूल्य जो आ रहा है उस पर मुनाफा देंगे। मेरा ये कहना है कि कृषि के लिए एक ठोस नीति होनी चाहिए जी। और हमने ये करके दिखाया है 100 दिन की सरकार में। ओके। जब दिल्ली में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, फसलें बर्बाद हुई, तो अरविंद केजरीवाल खेतों में पहुंच गए। उन्होंने किसानों से पूछा, भाई क्या कर सकते हैं आपके लिए? उन्होंने कहा, साहब फसलें बर्बाद हो गई, हम कहीं के नहीं रहे, हमें कुछ मुआवजा दीजिए। देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा अरविंद केजरीवाल ने किसानों को दिया, 20,000 रुपये एकड़ का। तो हमने तो करके दिखाया है, वो हम पंजाब में कर सकते हैं। यहाँ किसानों के लिए फसलों का उनको उचित दाम दिया जाए। अगर केंद्र सरकार से उसके लिए संघर्ष की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे, और अगर अपने स्तर पे भी सरकार बढ़ा सकती है, राज्य की सरकार अलग से समर्थन मूल्य घोषित करके उसमें पैसा दे सकती है, अपने फंड से, राज्य के फंड से दे सकती है। संजय जी, जितने भी लोग आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो लोग फ़ोन करके पंजाब में अपने यहाँ के वोटर्स को बोलें, जो एनआरआईज़ है, एनआरआईज़ को आप क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पंजाब की राजनीति में भी, और पास्ट में भी उन्होंने हेल्प किया। दुनिया के अलग अलग देशों में रह के मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए जिस तरह से नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने योगदान दिया है, वो आम आदमी पार्टी उसके लिए एहसानमंद है। उसका सर झुका के उसको नतमस्तक हैं हम उसके आगे। और पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके मन में इस बात का दर्द है कि हिंदुस्तान के हालात कैसे बदलेंगे, देश की बदहाली कैसे दूर होगी, पंजाब की बदहाली कैसे दूर होगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे, जब यहाँ पे खालसा साहब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए बहुत सारे एनआरआईज़ ने फ़ोन किया, साधु सिंह जी के लिए फ़ोन किया, गांधी जी के लिए फ़ोन किया, उन्होंने चंदे से भी मदद की, उन्होंने हर तरह से, और घर वालों को यहाँ तक कह दिया कि हर हाल में वोट देना है आम आदमी पार्टी को। इस तरह से लोगों ने अपील की। तो उनसे मेरा निवेदन है कि, उनसे अनुरोध है, विनती है कि आज पंजाब को आपकी ज़रूरत है, पंजाब को आपके सहयोग के, आपके समर्थन की ज़रूरत है। आप सब लोग मिल के इस पंजाब की बदहाली को दूर करने में आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, और जो भी आपसे दूर बैठे जो भी संभव हो सके सहयोग, यहाँ के लोगों को फ़ोन करके उनसे अपील कीजिए कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें, आम आदमी पार्टी की मदद करें। जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज़ मैं एक पंजाब का नौजवान, पंजाब के ग्रामीण रिमोट एरिया में रहता हूँ, मुझे आप 3 कारण ऐसे बताएं कि मैं आम आदमी पार्टी की क्यों सपोर्ट करूँ। आम आदमी पार्टी देश के अंदर और पंजाब के अंदर एक साफ़ सुथरी ईमानदार राजनीति लेके आना चाहती है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति, जिसमें जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाके उसका समाधान करना चाहती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे वो माफियागिरी हो, इन समस्याओं का समाधान करना चाहती है। इसलिए आप आम आदमी पार्टी को वोट करें। देश की राजनीति में जिस तरह के लोग और पंजाब की राजनीति में जिस तरह के लोग आ गए हैं, उनके लिए एक शायर की लाइनें हैं कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। तो पंजाब से बदहाली का,
गुंडागर्दी का, माफियागिरी का, भ्रष्टाचार का बादल 2017 में छटेगा, ये मैं आपको यकीन के साथ भरोसा दिला सकता हूँ। संजय जी थैंक यू वैरी मच ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।